हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल स्ले। और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर दैट इज सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सो लेट्स स्टार्ट। सिविल प्रोसीजर कोड इज़ अ प्री इंडिपेंडेंस इनैक्टमेंट। इसका मतलब यही है कि ये जो कोड आया था वो जो हमारे देश को आज़ादी मिली थी उससे पहले आया था। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज़ अ प्रोसीजर लॉ। आपको नाम में भी पता चल रहा होगा कि सीपीसी में क्या लिखा है, इट्स अ सिविल प्रोसीजर कोड। तो हमें प्रोसीजर बताता है जितने भी हमारी सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी वो किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सो इन सब का प्रोसीजर इसके अंदर गिवन है। Once the proceedings are initiated under it, rights and remedies of the parties will be governed by the code. As it is a settled proposition of law, if the law prescribes a procedure for anything to be done, then it is to be done in the manner prescribed only. तो इसमें यही है कि जैसे जो भी प्रोसीडिंग्स इसमें है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स इसके अंदर इनिशिएट होती है तो इसमें ये बताया जाएगा कि क्या पार्टीज़ की राइट्स और रेमेडीज़ हैं। और ये सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है, तो इसका मतलब है कि जो भी सीपीसी में प्रोसीजर आपको दिए गए हैं, जो भी सीपीसी में आपको प्रोसीजर बताएगा तो उसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है, जो कि इस कोड के अंदर गिवन है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो अगर हमें कहीं पे भी आप कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको सीपीसी का बेसिक इंट्रो लिखना है, तो आप ये 3 वर्ड भी लिख दोगे कि एक प्री इंडिपेंडेंस इनैक्टमेंट है, एक प्रोसीजरल लॉ है, साथ ही साथ एक सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है। ये जो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको 3 जो चीज़ें आपको हाईलाइट करी हुई हैं, तो उससे आपका काम हो जाएगा। अब देखो, हम कोई भी कोड को पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं। तो अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है डिग्री। अब देखो, डिग्री क्या होती है। डिग्री हमेशा जजमेंट के बाद होती है, एंड वो जजमेंट जो कोर्ट का जजमेंट होता है उसके बाद डिग्री आपको जो है मतलब बताई जाती है। और हमेशा जो डिग्री होती है वो जजमेंट पे ही बेस्ड होती है। तो चलो हम पढ़ते हैं कि डिग्री क्या होती है। अब देखो, डिग्री कहाँ पे डिफाइंड है वो आप पढ़ लो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिग्री डिफाइंड है। अब देखो, बेयर एक्ट में आपको प्रॉपर डेफिनेशंस मिल जाएगी, बट अब वो डेफिनेशन तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बेयर एक्ट की डेफिनेशन को एज इट इज़ लिखना, बिकॉज अगर आप उसको पैराफ्रेज भी करोगे तो आप कोई भी वर्ड इधर से उधर नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बेसिक, आपको हर चीज़ का एक आइडिया दूंगी, जैसे कि जब हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो देखो, डिग्री कहाँ पे डिफाइंड है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिग्री डिफाइंड है। अ डिग्री ऑलवेज फॉलो जजमेंट एंड इज बेस्ड ऑन जजमेंट। हमेशा जजमेंट पे ही बेस्ड होगी और हमेशा जजमेंट के बाद आएगी। इट्स अ फॉर्मल डिक्लेरेशन एंड इज कंक्लूसिव इन नेचर। कंक्लूसिव इन नेचर मतलब एज इट इज़ जो डिग्री में लिखा है वही फॉलो होगा, इसकी बाहर की कोई भी चीज़ नहीं होगी। कंक्लूसिव होता है, सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी रिटर्न होती हैं। डिग्री को हम ऑर्डर के साथ भी डिलीवर कर सकते हैं, ऑर्डर के साथ ना भी डिलीवर कर सकते हैं। डिग्री कंटेन्स द आउटकम ऑफ द सूट एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड्स टू द इश्यूज इन डिस्प्यूट इन द सूट। तो डिग्री में क्या होगा, जो भी उस सूट का, जो भी आपने सपोज सूट फाइल करा, किसी 2 पार्टीज़ में डिस्प्यूट है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने सूट फाइल किया, तो जो उसका आउटकम होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वो डिग्री में लिया होगा। और जैसे ही डिग्री अपना जो है आप पास कर देते हो, जो आपका सूट है जो कोर्ट में चल रहा है, आपकी जो प्रोसीडिंग आपकी जो कोर्ट में चल रही है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, बिकॉज राइट्स ऑफ द पार्टीज़, क्या राइट्स है वो डिटरमाइन हो जाएगी किसके थ्रू, डिग्री के थ्रू। अब देखो, इसको एक एग्जांपल की तरह अगर हम लेते हैं, सपोज ए और बी में कुछ 10,000 रुपये के लेकर डिस्प्यूट हुआ, तो बी ने बोला कि ए को मुझे 10,000 रुपये देने थे और ए ने बोला कि नहीं, उसको नहीं देने थे। अब कोर्ट ने चीज़ें देखी क्या कैसे था और उसने फाइनली जजमेंट पास किया कि हाँ भाई बी लायबल है, सॉरी ए लायबल है कि वो बी को पैसे दे। तो अब उसने क्या करा, डिग्री पास कर दी। तो उस डिग्री में वो क्या लिखेगा कि ए का क्या एक लाइबिलिटी है, ए का ये लाइबिलिटी है इसको 10,000 रुपये बी को देने, और बी का क्या राइट है, बी का ये राइट है तो 10,000 रुपये मिलने चाहिए। तो अब देखो, जजमेंट किसके फेवर में है, जजमेंट तो फेवर में आई बी के, तो वो तो जजमेंट हो गई कि हाँ बी के किसके फेवर में आई। अब क्या राइट्स और रेमेडीज़ मिलेंगी वो सब आपको कहाँ पर लिखी होती है, डिग्री में लिखी होती है। तो वो जजमेंट जब आए कि किसके फेवर में जजमेंट आई, तो उसके बाद ही तो डिग्री आती है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना इस एग्जाम्पल से। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। देखिए, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करूँ। मैंने एक फॉर्मली एक आपका एक नोट्स टाइप का भी प्रिपेयर कर दिया। अगर आपको इन सब का कोई भी PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज लॉ स्कूल स्ले आप सर्च करोगे, उसमें आपको जाके आप पा सकते हो। इसकी लिंक भी मैं आपको लिख दूंगी। अब देखो, काइंड्स ऑफ डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो देखो, डिग्री कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की डिग्री होती है, ठीक है। सो डिग्री को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री, दूसरी आपकी होती है फाइनल डिग्री, और तीसरी आपकी होती है पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री। तो सबसे पहले तो हम किसको पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी डिग्री को हम पढ़ेंगे। सो देखो, इसका मतलब क्या होता है, आपको ही पता है कि प्रिलिमिनरी
नाम से पता चल रहा है, दैट मीन्स कि इनिशियल इंट्रोडक्टरी, तो इसका मतलब है कि सबसे स्टार्टिंग में आती है। सो इसका मतलब एक ऐसी डिग्री जो तब पास कर दी गई है जबकि फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू टेक प्लेस बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ। मतलब सूट ख़त्म नहीं हुआ है अभी, बट उससे पहले ही कोई अगर डिग्री पास करी गई है इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग्स अभी सूट की बची हुई हैं, तो अगर बीच में ही वो पास कर दिया जाता है तो उसको एक प्रिलिमिनरी डिग्री कहा जाता है। इट डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन रिस्पेक्ट टू ऑल एनी ऑफ द मैटर ऑफ डिस्कशन, बट इट डज नॉट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। तो जस्ट बिकॉज इसके बाद भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो ये जब डिग्री पास होती है तो आपका सूट फर्दर कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ तो नहीं होता, मतलब फर्दर कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं ये एक टाइप ऑफ राइट्स पार्टीज़ का रिगार्डिंग आपको बता देती है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या समझ आता है। सपोज़ कि बीच में कोई भी अगर ऑर्डर देना है कोर्ट को तो वो इसके बीच में दे सकता है। अब इससे क्या हुआ, वो सूट तो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं उसने किसी ना किसी पार्टी के फेवर में कोई ना कोई राइट जो है बताया होगा। तो कहाँ जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे कोर्ट जनरली प्रिलिमिनरी डिग्री डालती है। अब उसके बाद क्या होता है फाइनल। अब फाइनल का मतलब होता है लास्ट, अल्टीमेट, कंक्लूसिव, डिसिसिव, जो ख़त्म कर दे। सो इन लीगल सेंस अ फाइनल डिग्री इज़ अ डिग्री जो कि कम्प्लीटली क्या कर सकती है, उस सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकती है एंड सेटल्स ऑल द क्वेश्चन एंड डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज एंड नथिंग इज लेफ्ट फर्दर फॉर डिसाइडिंग देयर आफ्टर। तो जितने भी दोनों के बीच में जो भी क्वेश्चन है, जो भी दोनों के बीच में डिस्कशंस है, जो भी दोनों के बीच में इशूज़ हैं, उन सबको क्लियर आउट कर देती है और कुछ भी बचा नहीं होता है। इट इज़ ओनली सेट टू बी फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटेड डिस्पोजल ऑफ द सूट। तो ये डिग्री फाइनल डिग्री तभी होगी जब उस डिग्री के पास होने के बाद जो आपका सूट है वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम दो बेसिक डिफरेंस देखें तो प्रिलिमिनरी डिग्री कौन सी डिग्री होगी, जिसको पास होने के बाद इट डज नॉट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, रादर इट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ ऑल द पार्टीज और एनी वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट। और फिर फाइनल डिग्री होगी, फाइनल डिग्री इज अ डिग्री विच कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। एंड उसके बाद जो लास्ट आती है वो दोनों का एक तरीके से मिक्स्ड है, पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी। सो डिग्री इज सेड टू बी पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स टू क्वेश्चन बाय द सेम डिग्री, कि एक ही डिग्री से वो दो तरीके के क्वेश्चंस को फाइनलाइज करती है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक जैसे है, इन अ सूट ऑफ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी विद कंपनी सी, द कोर्ट passes द डिग्री ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी इनटू द कंपनी सी, देन द फॉर्मर पार्ट ऑफ द डिग्री इस फाइनल डिग्री वाइल द लेटर पार्ट इज द प्रिलिमिनरी डिग्री। अब देखो ये है कि अगर कोई सूट है, एक कोई इशू आया कोर्ट के सामने कि भाई ये कंपनी सी किसकी पोजीशन है, कंपनी सी का कि कौन ये कंपनी सी किसके अंडर जाएगी, तो ये आया। तो अब क्या किया कोर्ट ने, एक डिग्री पास करी, उसने बोला कि ये जो पोजेशन जो इस प्रॉपर्टी का जाएगा वो किसके फेवर में जाएगा, प्लेंटिफ के फेवर में जाएगा। बट साथ ही साथ मुझे जो प्रॉपर्टी है, जो कंपनी है जो कि प्लेंटिफ के फेवर में जा रही है, देखो प्लेंटिफ के फेवर में जा रही है तो वो तो खत्म हो गया, वो तो कंप्लीट डिस्पोज हो गया मैटर की किसकी पोजीशन में वो चीज़ जाएगी, तो ये तो फाइनल डिग्री हो गया। बट साथ ही साथ उसने एक और डिग्री फाइल की जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट चलेगी, जिसमें उसने बोला कि मुझे ये कंपनी सी की फर्दर इंक्वायरी भी करवानी है, तो इसके बाद क्या होगा, फर्दर प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी। तो वो क्या हुआ, वो आपका एक टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया। तो एक ऐसे डिग्री में जिस तरह से दो क्वेश्चन ही एक डिग्री से पास कर दिए तो वो चीज़ आपकी पार्टली फाइनल पार्टली प्रिलिमिनरी आएगी। तो इसको आपको समझ आ गया होगा इसका क्या मतलब होता है बेसिक। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं नेसेसिटी ऑफ डिग्री, कि डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा आपको पता है कि डिग्री इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द जजमेंट एंड इट इज़ मेड आफ्टर द जजमेंट। सो दिस इज़ द रीज़न, ये बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल और एसेंशियल रिक्विजिट होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द सूट, बिकॉज आपको तब पता चलता है कि सूट का अल्टीमेट आउटकम क्या है, कि तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिग्री एंड नॉट अगेंस्ट द जजमेंट। अगर आप कभी भी कोई भी सूट किसी भी कोई जजमेंट के खिलाफ कभी भी आप अपील नहीं करते, हमेशा आप डिग्री के खिलाफ अपील करते हो, तो ये चीज़ हमेशा बेहतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिग्री, एंड इफ द डिग्री इज एब्सेंट तो हम अपील को कैन नॉट बी पुट इन मोशन, आप पुट इन मोशन नहीं कर सकते। अब देखो डिग्री है, अब डिग्री में क्या होगा, कोई भी अगर आप डिग्री कोर्ट पास कर रही है तो उसमें सूट का नंबर लिखा जाएगा, जितने भी नेम है, उनका डिस्क्रिप्शन है, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस है पार्टीज़ की, वो लिखी जाएंगी। पर्टिकुलर्स क्या है, पार्टी ने क्या क्लेम करा है ना, पार्टी जो क्लेम करी है, जो डिफेंस क्या क्लेम कर रहा है, उन दोनों की बातें लिखी जाएंगी। जो रेमेडी ग्रांट हुई है अग्रीड पार्टी को, क्या उनको रेमेडी मिली है डिग्री में, वो भी लिखी जाएगी। टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो इसमें इनकर्ड हुआ है इन सूट को फाइल करने में, जितना भी इनकर्ड हुआ है, और कौन कितने कितने पोर्शन में इस चीज़ को पे करेगा, ये तो सब चीज़ें कंटेंट्स होती है डिग्री की, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद देखो जजमेंट के बाद ही आता है, तो जजमेंट का डेट है, डिलीवरी डेट ऑफ द जजमेंट, और फिर जज जिसने जजमेंट पास करी उसका सिग्नेचर, तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें
होती हैं जो कि डिग्री में होती हैं। अब देखो हमने डिग्री पढ़ लिया, तो अब देखो जजमेंट कितना जजमेंट आया, तो जजमेंट को भी आप पढ़ लेते हैं कि जजमेंट होता क्या है। तो जजमेंट कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में आपका जजमेंट क्या है, डिफाइन है। अब देखो जजमेंट क्या है, जजमेंट एक तरीके का पूरा ब्यौरा होता है, उसमें आपको फैक्ट्स ऑफ द केस, इश्यूज़ जो दो पार्टीज़ के बीच में थे, क्या फैक्ट्स है केस के, कौन कौन सी पार्टी क्या क्या एविडेंस लाई, फिर उस एविडेंस में क्या फाइंडिंग्स जो है कोर्ट को मिली, फिर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए वो क्या थे। तो जजमेंट शैल इंक्लूड अ समरी ऑफ द प्लीडिंग्स, इशूज़, फाइंडिंग्स, रेशियो डेसिडेंटी, किस पे आपका जजमेंट बेस्ड है, जो रिलीफ जो ग्रांट हुआ, मतलब जजमेंट में आपका पूरा ब्यौरा आ जाएगा। तो वो सब जजमेंट होता है। अब जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने जुडिशियल सिस्टम के वर्किंग में, बिकॉज वे एक्ट करता है प्रीसीडेंट। अगर एक कोई इन फ्यूचर भी ऐसा सिमिलर केस आता है तो आप जजमेंट के बेसिस पे भी आप उस केस का डिसीजन आप जो है यू नो क्या कहते हैं, आप डिसाइड करते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी जजमेंट, बिकॉज वो एक प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। वो एक तरीके से एक जस्टिस जो है देने में इन अ फास्टर वे वो जो है मदद करते हैं। जज इन द जजमेंट ऑलवेज स्टेट्स द रीज़न फॉर सच अ डिसीजन, और जब जज कोई जजमेंट देता है तो वो जजमेंट का रीज़न उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मैंने क्या क्या देखते हुए क्यों मुझे सही लगा कि मुझे आपको ये डिसीजन देना चाहिए। तो ये तो आपका जजमेंट हो गया। फिर आपका आता है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देना कि आपने जजमेंट का। सो प्रोनाउंसमेंट ऑफ अ जजमेंट मीन्स दैट आफ्टर द हियरिंग इज कम्प्लीटेड, जब आपने दोनों पार्टी की सुन ली है, द जजमेंट शैल बी अनाउंस्ड बाय द जज। जजमेंट को उसको ओपन कोर्ट में उसको जजमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउंस करना पड़ेगा। आइदर एट वंस, या तो वो उसी टाइम पे कर दे, या फिर किसी फ्यूचर डे पे दोनों पार्टीज़ को नोटिस देकर वो जजमेंट को उसको क्या करना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। इफ़ द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इमीडिएटली देन इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग। अगर उसे जजमेंट तुरंत नहीं सुनाई जब हियरिंग खत्म हुई, तो उसको 30 डेज, जब आपकी हियरिंग कंक्लूड हो गई है उसकी 30 डेज़ के अंदर उसको जजमेंट को नोटिस देना है, पार्टीज़ को, उन दोनों को बुलाना है और वहाँ पे उसको जजमेंट को क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। दैट मीन्स कि पब्लिकली अनाउंस करना है कि जजमेंट क्या है। बट बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस होते हैं, जैसे बैंक हॉलीडे हो गया, कोई स्ट्राइक होगी, तो वहाँ पे ये सब नहीं हो पा रहे कि डिलीवर नहीं हो पा रहे विद इन 30 डेज़, तो आपको फिर 60 डेज़ का भी आपको एक्सीड करा जा सकता है। और साथ ही साथ मैंडेटरी नहीं है जज के लिए कि वो पूरा का पूरा जजमेंट जो है पढ़े। वो इनफ है कि अगर वो फाइनल जो ऑर्डर है उस जजमेंट का, जो कि बेसिक जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उस जजमेंट का, बिकॉज जजमेंट तो बहुत बड़ी होती है, बहुत पन्नों की होती है, तो हर चीज़ तो बोलेगा नहीं कि फैक्ट्स क्या थे, फिर इस विटनेस ने क्या बोला, फिर इस विटनेस के बाद जब इसने ये बोला तो मैंने ये सोचा, मतलब पूरा जजमेंट में सब ब्यौरा लिखा रहता है। तो वो पूरी बैठ के पढ़े वो भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी मतलब चलता है कि वो फाइनल जो ऑर्डर होता है जजमेंट का वो जाके पढ़ ले। अगर हम बात करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ जजमेंट में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, तो ये आपको रूल 4 ऑर्डर 20 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है कि जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज आर सैटिस्फैक्टरी इफ दे कंटेन्स द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन देयर ऑन। कि अगर कोई सी स्मॉल कॉज है, कोई भी ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, और उसका अगर आप जजमेंट सुना रहे हो, तो अगर आप उसके जो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है कि आपने क्या सोच के क्या करा, क्या डिसीजन था, अगर आप वो भी बता देते हो तो वो भी जजमेंट में आपको मान लिया जाता है। जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट शैल कंटेन, लेकिन अगर कोई जजमेंट है जो अदर कोर्ट दे रहा है तो उसमें क्या क्या होगा, समरी ऑफ द प्लीडिंग्स विच इज़ अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, है ना, इशूज़, क्या क्या इश्यूज़ निकले, क्या क्या फाइंडिंग्स निकली, रेशो डेसिडेंटी रेमेडी, तो ये सब आपके जजमेंट में लिखना पड़ता है। अगर हम ऑल्ट्रेशन करने की बात करते हैं, सपोज़ कोई जजमेंट है उसमें डेट हो गया, साइंड हो गया, तो वो कब ऑल्टर अमेंड हो सकती है, वो तभी ऑल्टर अमेंड हो सकती है या तो उसमें कोई अर्थमेटिकल और क्लेरिकल एरर हो तब वो हो सकती है, या फिर किसी एक्सीडेंटल स्लिप से वो ओमिशन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो अननोटिस्ड हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंटल चीज़ है जो आपने नहीं लिखी, तो तब आप इन बेसिस पे तभी आप जजमेंट को बदल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अब लगता है कि अब ये होगा तो अब जजमेंट को मैं चेंज कर दूँ, नहीं। कोई अर्थमेटिकल एरर है, कोई एक्सीडेंटल स्लिप्स है, ओमिशन है, तभी आप कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, आपने 2 डेफिनेशन पढ़ ली। पहली आपने पढ़ी डिग्री, दूसरी आपने क्या पढ़ी, दूसरी आपने पढ़ी क्या कहते हैं, जजमेंट पढ़ी। उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, एफिडेविट्स पढ़ेंगे। देखो, एफिडेविट्स आर डेल्ट अंडर ऑर्डर 19 ऑफ द कोड। ऑर्डर 19 ऑफ द कोड के अंदर एफिडेविट्स क्या है, डेल्ट करी जाते हैं, वहाँ पे वो है। सो इट्स अ स्वन स्टेटमेंट। एफिडेविट मतलब एक तरीके से
स्वर्ण करना, मतलब कि हाँ मैं जो ही शपथ ले रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो सच कह रहा हूँ, जो आपने एफिडेविट करके, जैसे सपोज़ आपसे भी जब मार्कशीट मांगी जाती है कॉलेज वाले भी, तो वो ओरिजिनल तो आपसे नहीं रख लेते, बट हाँ वो उसकी फ़ोटोकॉपी बोलते हैं कि फ़ोटोकॉपी पे आप साइन करके दो। तो जो आप साइन करो आप एक तरीके से वो एफिडेविट की तरह वर्क करते हैं कि हाँ भाई ये जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो सच दे रहा हूँ, वो सही दे रहा हूँ। तो एक तरीके से आप सिग्नेटरी फॉर्म में आप जब देते हो तो वो चीज़ें आपकी एफिडेविट मानी जाती हैं। सो एफिडेविट्स आर डेल्ट अंडर ऑर्डर 19 ऑफ द कोड एंड इट इज़ अ स्वर्ण स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन, कि उसको सारे के सारे जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं जो भी है उसको पता है कि हाँ भाई जो भी इस चीज़ में लिखा हो, जो भी ये फैक्ट्स हैं, जो भी ये स्टेटमेंट्स हैं, वो मुझे पता है कि हाँ भाई ये सच है। सो पर्सन जो कि उस स्टेटमेंट को बताता है और जो पर्सन वहाँ पे जो साइन करता है वो डेपोनेंट माना जाता है, जो कि डेपोनेंट होता है। डेपोनेंट मेक श्योर कि जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी उस मैटर में लिखा हो सब कुछ सच है और ट्रू है, उसके भी जितने भी उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो ट्रू है, और उसने कोई भी फैक्ट को, कोई भी मटेरियलिस्टिक फैक्ट को कंसील नहीं करा है, मतलब उसने कोई भी फैक्ट को छुपाया नहीं है। एंड जहाँ पे जब उसने उस डॉक्यूमेंट को क्या करा, साइन कर लिया, तो उस एफिडेविट को ड्यूली अटेस्ट करा जाएगा बाय द ओथ कमिश्नर, या फिर कोई भी अगर नोटरी होगी जो भी अपॉइंटेड होगी कोर्ट ऑफ लॉ से। सो इवन दो द एफिडेविट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन दिस कोड, तो कोई डिफाइंड तो कहीं पे भी नहीं है, बस डेल्ट अंडर ऑर्डर 19। तो अगर डिफाइंड नहीं है बट इट्स अ स्वर्ण स्टेटमेंट इन राइटिंग। स्वर्ण स्टेटमेंट होती है मतलब कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, इन राइटिंग में होनी चाहिए, एंड इट इज़ मेड स्पेसिफिकली अंडर अ ओथ। आप ओथ के अंदर उसको जो है आप लिखते हो, और अफर्मेशन बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। तो ये आपको याद रखनी है, पहली चीज़ कि वो एक स्वर्ण स्टेटमेंट है, दूसरी चीज़ आप राइटिंग में देते हो, और साथ ही साथ स्पेसिफिकली इट्स मेड अंडर अ ओथ, इट्स अ स्वर्ण स्टेटमेंट, इट इज़ मेड इन राइटिंग एंड इट इज़ स्पेसिफिकली मेड अंडर एन ओथ एंड बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली क्या, वापस से आप लोग पढ़ो, स्वर्ण स्टेटमेंट है, दैट इज़ टू बी मेड इन राइटिंग, स्पेसिफिकली मेड अंडर ओथ और बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। ठीक है, सो देयर आर सम बेसिक एसेंशियल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप कोई एफिडेविट सबमिट कर रहे हो कोर्ट में। तो क्या क्या बेसिक एसेंशियल्स हैं? सबसे पहले तो वही चीज़ है कि देखो, इट मस्ट बी अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन, कोई लिविंग पर्सन उस चीज़ को डिक्लेरेशन करे। साथ ही साथ इट शुड नॉट हैव एनी इन्फरेंसेस कि मुझे ये चीज़ लगी या फिर मेरे को ऐसा लगता है, मतलब शायद वायद का कोई स्कोप नहीं है। कंटेन्स फैक्ट्स होनी, प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए। इट मस्ट बी इन द फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स कि मुझे आप अपने एफिडेविट में लिख रहे हो कि ये सब जो बातें हैं, जो भी मुझे फैक्ट्स है वो ट्रू है, बट ये मुझे खुद को नहीं पता, मुझे ये किसी थर्ड पर्सन ने बताया। तो वो चीज़ आप एफिडेविट में नहीं लिख सकते, वो चीज़ एफिडेविट के अंदर नहीं आएगी। एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि वो चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए, वो आप लिख रहे हो, वो आपने सुना है, वो आपने देखा है, वो आपने समझा है। सो इट मस्ट बी इन द फर्स्ट पर्सन एंड इट मस्ट बी इन राइटिंग। इट मस्ट बी अ स्टेटमेंट विच आर टेकन अंडर ओथ और अफर्म्ड और बिफोर एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। जो भी आपके पॉइंट्स है डेफिनेशन में, वो भी अगर आप एक ऐसे पॉइंट बना के भी लिख दोगे तब भी वो आपका मान दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है सूट। अब सूट क्या होता है? सो द वर्ड सूट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कोर्ट। तो यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट कहीं पे डिफाइन तो नहीं है, बट इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सूट वर्ड बहुत ज़्यादा अब आएगा आपके इस चैप्टर में। बट इट्स अ प्रोसीडिंग बाय विच इज कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। सपोज कोई प्लेंटिव है, कोई अगर कंप्लेंट लेके आता है, बिकॉज यहाँ पे प्लेंटिव और डिफेंडेंट का केस चलता है। तो सपोज अगर प्लेंटिव लेके आया तो वो क्या तरीके से जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है किसी भी कोर्ट में तो उसको सूट ही तो कहा जाता है। सपोज जैसे कि हंसराज गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड, द प्रिवी काउंसिल हैज डिफाइंड द एक्सप्रेशन सूट एज अ सिविल प्रोसीडिंग विच इज इनिशिएटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ सूट। कभी कोई भी सिविल प्रोसीडिंग अगर वो स्टार्ट होती है बाय अ सूट तो वो आपका सूट हो गया। फिर यहाँ पे केस है पांडुरंग रामाचंद्र वर्सेस शांतिबाई रामाचंद्र। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड सूट इज टू बी अंडरस्टूड टू अप्लाई ऑन एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय विच एन इंडिविजुअल परस्यूज दैट रेमेडी विच द लॉ अफोर्ड्स। तो जिसमें कोई प्रोसीडिंग जो कि स्टार्ट हुई है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसने इंडिविजुअल ने एक रेमेडी मांगी है, तो भी सूट के अंदर आ जाता है। उसके बाद प्लेंट क्या होता है? प्लेंट तो वही बाई पर्सन है जो कि एक तरीके से इट्स सो प्लेंटिफ, तो आपको पता है वो जो पर्सन है जो कि अपनी एक तरीके से एक अग्रीड पर्सन होता है जो कि एक तरीके से जस्टिस के लिए कोर्ट के सामने आता है। बट प्लेंट क्या होता है? प्लेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स जैसे सपोज आपका जब आप जाते हो आईपीसी में तो वहाँ पे कंप्लेंट होती है, यहाँ पे आपका प्लेंट होता है। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल कोड एंड अ सिविल कोड। तो यहाँ पे जो प्लेंट है दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट इन अ प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ। इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स काइंड ऑफ अ कंप्लेंट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टेड बाय द एडवोकेट अंडर द कंसल्टेशन ऑफ हिज क्लाइंट। अपने क्लाइंट के कंसल्टेशन के अंदर वो ड्राफ्ट करा जाता है अंडर सेक्शन 26 ऑफ द CPC। सेक्शन 26 ऑफ द CPC के अंदर एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। दैट मीन्स कि जो भी सूट है, अगर कोई भी
सूट है जो स्टार्ट हो रहा है तो वो प्लेंट के ही तो आने पे स्टार्ट होगा। जब कोई डॉक्यूमेंट आएगा कि हाँ भाई मेरे को ये जो है दिक्कत है, ये इशू है इस पर्सन से, तो उसके बाद ही तो सूट जो है स्टार्ट होगा। तो हमेशा सूट किससे ही स्टार्ट होता है? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन। जब प्लेन प्रेजेंटेशन होती है तो उसके बाद ही आपका सूट क्या होता है? स्टार्ट होता है। सो इन प्लेन जो प्लेंटिव होता है वो एलिज करता है फैक्ट्स को, बहुत सारे फैक्ट्स बताता है, व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, उसको क्या रेमेडी चाहिए वो बताता है। सो प्लेट विच इज प्रेजेंटेड to a civil court of appropriate jurisdiction contains everything including facts to relieve that the plaintiff expects to obtain, कि उसको क्या रिलीफ चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई होती हैं। अब देखो प्लेंट कहाँ पे डिफाइंड है? प्लेंट आपका डिफाइंड है ऑर्डर 7 में। रूल्स 1 to 8 ऑफ ऑर्डर रिलेट टू पर्टिकुलर्स इन द प्लेंट, की क्या क्या पर्टिकुलर्स रहेंगे आपके प्लेंट में। तो देखो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, बट अगर आप देखो तो प्लेंट जो है वो टाइप ऑफ अ चीज़ है जो प्लेंटिफ लाता है किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो किसी सूट को स्टार्ट करने, किसी प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ पे स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब वो जो भी ऊपर के पोर्शंस है, ऐसा नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट वही चीज़ है कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हम एक सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख रहे हैं। तो उसके लिए जितना मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया प्लेंट को लेकर वो उतना काफ़ी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। तो किस तरीके से, मतलब क्या क्या स्टेजेस होते हैं सिविल सूट के। देखो सबसे पहले तो प्लेंटिफ अपनी प्रेजेंटेशन लाएगा कि उसको ये प्लेंट है, उसका ये इशू है, उसको क्या चाहिए, उसके पास क्या फैक्ट्स थे, क्या उसको रेमेडी चाहिए, क्या कॉज ऑफ एक्शन चाहिए, वो सारी चीज़ें लेके आता है। फिर जिसके खिलाफ वो लेके आए उसको सर्विस नोटिस, मतलब डिफेंडेंट को सर्विस नोटिस जाता है। फिर दोनों पार्टीज़ का अपेयरेंस होता है। फिर एक्स पार्टी डिग्री क्या हो गई, सपोज कोई एक पार्टी आई नहीं तो उसको बिना सुने ही जजमेंट और ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो वो एक्स पार्टी डिग्री होगी, डिग्री पास कर दी जाती है। फिर जितने भी डिफेंडेंट है वो अपनी साइड बताता है। फिर दोनों पार्टी से डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन लिया जाता है। फिर दोनों पार्टी से एग्जामिनेशन होता है, उनकी डिस्कवरी होती है, एविडेंस का एडमिशन होता है। फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होता है। फिर विटनेसेस आते हैं, उनकी हियरिंग होती है। फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिर जजमेंट पास होती है। फिर डिग्री पास होती है। फिर उस डिग्री पे अपील होती है। फिर एग्जीक्यूशन होती है इस डिग्री की। सो बहुत सारी स्टेजेस है सिविल सूट की जो आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली एंड मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में डेफिनेशंस को पढ़ाया है, जो कि बेयर एक्ट में तो लाइक 1-2 लाइन 3-4 लाइन में ख़त्म कर दिया जाता है, बट मैंने आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा मैं डीप में लेके चलिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताऊंगी। आई नो ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी, बट इट्स जस्ट माई वे ऑफ टीचिंग यू गाइस। सो पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फॉरेन कोर्ट्स, दूसरा फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन, फिर मेसने प्रॉफिट्स, देन रिटन स्टेटमेंट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं हर कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करूँगी और उस चीज़ को अपनी चीज़ों को भी बताऊंगी। या साथ ही साथ अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज लॉ स्कूल स्ले को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।